हमारी जो स्टोरी चल रही थी रियलिज्म की, उस क्लासिकल रियलिज्म की स्टोरी में हम पहुंचे थे कुछ अजम्पशंस पे। ठीक है, हमने डिस्कस किया था कि कैसे रियलिज्म का ट्रेडिशन जो है, थ्योरेटिकल ट्रेडिशन, वो कहाँ से इमर्ज हुआ है, उसकी रूट्स कहाँ पे। थ्यूसीडाइड से हमने उसको डिस्कस करना शुरू किया था और हम आगे आए थे मैकियावेली पे और हॉब्स पे, और वहाँ तक हमने कहा था कि यहाँ तक रियलिज्म की कुछ अजम्पशंस, कुछ रूट्स जो है वो बन चुकी थी, ये हम वहाँ से ड्रा कर सकते हैं। और फिर हमने आके मॉर्गन्था को डिस्कस किया था और कहा था कि मॉर्गन्था ने वो जो सारी चीज़ें पहले डिस्कस हो रही थी बिट्स में, चंक्स में, उनको उठा के उनको एक थ्योरी बना दिया। ठीक है, कुछ अजम्पशंस हमने देखी थी उसकी। ठीक, और वो पहला थियरिस्ट है रियलिस्ट का जिसने रियलिज्म को, उन सारी इनसाइट्स को, उन सारे विजडम्स को घोल के एक थ्योरी बना दी। ठीक, तो एक रफ जो है वो जो हमने डिस्कस किया था कि रियलिज्म अभी तक हम कहाँ पे पहुँचे, वो क्या क्या अजम्पशंस थी हमारी, कि आई आर ऑब्जेक्टिव लॉज, और वो लॉज जिनकी रूट्स जो है वो किधर हैं, ह्यूमन नेचर में। ये कुछ अजम्पशंस जो थी अभी तक हमने ड्रॉ की थी उस सारी डिस्कशन से, कि पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल रिलेशंस या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इसको कुछ लॉज जो होते हैं वो गवर्न करते हैं, और वो लॉज, उनको अगर हम ट्रेस करें वो कहाँ पे हमें मिलते हैं, वो हमें ह्यूमन नेचर में मिलते हैं। ठीक है, और ह्यूमन नेचर की सारी डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं हॉब्स को लेके। ठीक है, फिर हमने कहा था कि स्टेट जो है, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में प्रिंसिपल एक्टर है, वो स्टेट होती है। ठीक है, रियलिस्ट की एक एग्जाम्पशन दी थी। फिर हमने कहा था कि स्टेट बिहेवियर को अगर हम समझना चाहते हैं तो स्टेट बिहेवियर को समझने के लिए नेशनल इंटरेस्ट और पावर, ठीक है, ये दो चीज़ें ज़रूरी हैं। स्टेट, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, वो डाला हुआ है, परसूट। स्टेट बिहेवियर समझना है तो दो चीज़ें आपको मदद देंगी, एक पावर और एक नेशनल इंटरेस्ट। दोनों एक ही चीज़ के, एक ही कोइन के दो जो है वो रुख हैं, कि नेशनल इंटरेस्ट भी कभी कभी वो पावर ही होता है। ठीक है, और पावर से ही नेशनल इंटरेस्ट जो होता है वो अचीव भी किया जा सकता है। और फिर हमने कहा था कि स्टेट्स जो हैं वो एक एनार्किक सिस्टम में एग्जिस्ट करती हैं। हमने देखा था जिस वक्त हॉब्स डिस्कस किया था कि जब हम इंडिविजुअल्स पे स्टेट ऑफ नेचर में एनार्की को देखते हैं और उसी को हम फिर स्टेट्स पे जो है वो अप्लाई करते हैं, तो हमें नज़र आता है कि स्टेट्स भी बेसिकली एक स्टेट ऑफ नेचर में एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है, एक एनार्की में एग्जिस्ट कर रही हैं। फिर इस पावर पॉलिटिक्स और इस एनार्की से बचने का तरीका जो है वो क्या है, कि बैलेंस ऑफ पावर एग्जिस्ट कर रहा हो। सारी स्टेट्स जो है उनको नेशनल इंटरेस्ट, उनको पावर पॉलिटिक्स और एनार्की में अगर हमने, क्योंकि अल्टीमेटली कन्फ्लिक्ट तो राइज हो सकती है, तो कन्फ्लिक्ट से बचने के लिए रियलिज्म आपको सजेस्ट करेगा कि आप अच्छा जो तरीका है वो बैलेंस ऑफ पावर का है। एक अच्छी थ्योरी है बैलेंस ऑफ पावर की, रियलिस्ट की। यानी ये रियलिज्म के आने से पहले भी थ्योरी या प्रैक्टिस एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन एटलीस्ट रियलिस्ट जो है वो इसको अपनी थ्योरी में ले आए एक टूल के तौर पे, कि हमारा
दुनिया में जंग रोकने का, स्टेट्स को आपस में उसकी कन्फ्रंटेशन ख़त्म करने का एक तरीका बैलेंस ऑफ पावर है। फिर हमने कुछ डिस्कशन की थी एथिक्स की। क्लासिकल रियलिस्ट जो है वो एथिक्स को डिस्कस करते हैं, मोरालिटी को डिस्कस करते हैं, ठीक। बेशक वो उसको कंडेम करते हैं, वो इलादा डिबेट है, लेकिन एटलीस्ट उनकी थ्योरी में, उनकी डिस्कशंस में एथिक्स और मोरालिटीज डिस्कस होते हैं। और उसी को लेके फिर हमने स्टेट क्राफ्ट को थोड़ा डिस्कस किया था कि स्टेट क्राफ्ट यानी जो लीडर्स होते हैं वो स्टेट्स को कैसे चलाते हैं, या स्टेट्स जो है उनको कैसे चलाना चाहिए, लीडरशिप का क्या रोल होता है, ठीक? तो ये हमने कुछ जो है वो विजडम ड्रॉ किए थे। तो हमने क्लासिकल रियलिज्म पढ़ते हमने पहले कहा था कि इसके 3 मेन स्कूल्स हैं, ठीक। एक क्लासिकल है, एक नियो है और एक नियो क्लासिकल है। तो आज हम जो है वो क्लासिकल से नियो रियलिज्म में एंटर होंगे। और नियो रियलिज्म में हमें जो ऑथर, जो सोशल साइंटिस्ट, IR स्कॉलर हमें एंटर कराएगा वो होगा केनेथ वॉट्स। वॉट्स 2-3 हैं रियलिज्म में, पता नहीं क्यों काफ़ी सारे रियलिस्ट जो हैं वो वॉट्स हैं। तो सबसे जो प्रोमिनेंट है, जो जिसने इन रियलिस्ट अजम्पशंस को लेके इनके ऊपर अपनी एक थ्योरी बिल्ड की है नियो रियलिज्म की, ठीक है, या साइंटिफिक रियलिज्म की, वो है केनेथ वॉट्स। इससे पहले कि हम इसकी जो है वो थ्योरी डिस्कस करें, जो कि इसकी बुक थी 1970s की, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इससे पहले इसकी एक और बुक थी 1950s-60s में, मेन द स्टेट एंड वॉर, शायद इसी नाम था। आप जितनी भी पढ़ते हो IR में, शायद आपने शुरू में पढ़ा होगा लेवल्स ऑफ एनालिसिस। याद है किसी को लेवल्स ऑफ एनालिसिस? 3 लेवल्स हमने पढ़े थे। 3 लेवल्स आपने पढ़े थे। पहला लेवल आपने पढ़ा था इंडिविजुअल, दूसरा आपने पढ़ा था स्टेट, और तीसरा आपने पढ़ा था इंटरनेशनल। ये बेसिकली केनेथ वॉट्स ने अपनी एक अर्लियर बुक में हमें ये लेवल्स 3 दिए थे, जिसके नाम उसने रखे थे इमेजेस, 3 इमेजेस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। उसमें उसने ये 3 इमेजेस डिस्कस की थी कि फर्स्ट इमेज है या फर्स्ट लेवल है इंडिविजुअल लेवल है, सेकंड जो है वो स्टेट लेवल है, थर्ड जो है वो इंटरनेशनल लेवल। तो अगर आप इसका टाइम पीरियड जहन में रखें वॉट्स का 1960s-70s का, तो ये वो टाइम पीरियड है जिस वक्त हमने जैसे डिस्कस किया था कि बिहेवियरलिज्म वो IR में और सोशल साइंसेज में आ रहा था, और वो IR की थ्योरीज को साइंटिफिक बनाने की कोशिश कर रहा था। तो जो हमारी क्लासिकल रियलिज्म की थ्योरी है वो साइंटिफिक क्यों नहीं है? जो क्लासिकल रियलिज्म है हमारा, यानी मॉर्गेंथा ने भी आके एक थ्योरी दी थी ना रियलिज्म की, और उसने कहा था कि जितनी भी एक्टिविटी है पॉलिटिक्स की, इंटरनेशनल रिलेशंस की, उसको लॉज गवर्न करते हैं, ठीक है। वो रैंडम एक्टिविटी नहीं होती, और वो लॉज जो होते हैं वो अगर हम ट्रेस करना चाहें तो वो ह्यूमन नेचर में हमें मिलते हैं। तो वो साइंटिफिक थ्योरी हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? जो क्रिटिसिज्म था वॉल्ट्स का मॉर्गेंथा पे या क्लासिकल रियलिस्ट पे, वो कुछ ऐसा ही था कि अगर आप एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देना चाहते हो, ठीक है, तो फिर एक तरफ आपका सिस्टम है
और दूसरी तरफ उस सिस्टम के पार्ट्स हैं। पार्ट्स हमारा जो सिस्टम, जिस सिस्टम की हम डिस्कशन कर रहे हैं, उसके पार्ट्स ये हमारी इंडिविजुअल स्टेट्स हैं, ठीक है, जो एग्जिस्ट कर रही है। और उसका सिस्टम जो है वो ये इंटरनेशनल सिस्टम है, जो इन सारी स्टेट्स से मिलके बनता है, ठीक है। तो वॉल्ट्स का ये कहना था कि आप कोई भी थ्योरी जो हमें दे रहे हो, जो थ्योरी साइंटिफिक होती है, वो थ्योरी यहाँ से सिस्टम से आनी चाहिए। वो कोई इंडिविजुअल लेवल या स्टेट लेवल की एक्सप्लेनेशन जो है वो सिस्टम को, सिस्टम लेवल की चेंजेस को एक्सप्लेन करने के लिए इनसफिशिएंट हो सकती है। यानी आपने इंडिविजुअल लेवल से ह्यूमन नेचर को उठाया और आपने ह्यूमन नेचर को उठा के उससे आपने सिस्टम लेवल की कोई चीज़ एक्सप्लेन की कि इंटरनेशनल सिस्टम में वॉर्स क्यों होती हैं, इंटरनेशनल सिस्टम स्टेबल क्यों होता है, इंटरनेशनल सिस्टम बाईपोलर क्यों होता है, मल्टीपोलर क्यों होता है, ठीक। तो मोस्टली हम वॉर ही एक्सप्लेन कर रहे थे कि वॉर क्यों होती है। तो वॉर्स का ये कहना था कि ह्यूमन नेचर अगर वॉर का कॉज है, ठीक है, तो फिर जिस पीरियड में वॉर नहीं हुई, ह्यूमन नेचर तो तब भी एग्जिस्ट कर रही थी, ठीक। तो एक कांस्टेंट चीज जो है ह्यूमन नेचर यानी कांस्टेंट, वो किसी वेरिएबल को कैसे एक्सप्लेन कर सकती है कि एक चीज पीछे से कांस्टेंट है लेकिन वो आगे से जो है कभी वॉर हो रही है, कभी पीस हो रहा है, तो वेरिएबल को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो उसकी जो एक्सप्लेनेशन थी रियलिज्म की या इंटरनेशनल रिलेशंस की या वॉर्स की, वो बेसिकली बेस करती है इंटरनेशनल लेवल पे। इंडिविजुअल लेवल से हमने चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करना। अगर एक अच्छी थ्योरी हमें चाहिए, वो थ्योरी सिस्टम लेवल से ओरिजिनेट होनी चाहिए, और सिस्टम लेवल में जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है वो है एनआरकी। स्टेट्स का जो बिहेवियर है वो हमें ह्यूमन नेचर से नहीं समझना कि ह्यूमन नेचर कैसी है, ठीक है। लीडर अच्छा है या लीडर बुरा है, या लीडर मैं हूँ या लीडर कोई और है, ये एक्सप्लेनेशन नहीं है वॉर की। एक्सप्लेनेशन वॉर की जो है वो यहाँ पे लाई कर रही है कि एनार्की जो है वो कैसे कंपेल कर रही है किसी लीडर को, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम का एक सबसे बड़ा फीचर जो है वो यही है, एनार्की। सबसे बड़ा फीचर इंटरनेशनल सिस्टम का जो चेंज नहीं हुआ रियलिस्ट के नज़दीक, और वो चेंज भी नहीं हो सकता। चेंज इसलिए नहीं हो सकता कि कभी भी कोई भी ऐसी अथॉरिटी स्टेट्स के ऊपर नहीं आ सकती जैसी अथॉरिटी हमें डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में नज़र आती है, ठीक है। तो स्टेट हमेशा एक एनार्किक इंटरनेशनल सिस्टम में एग्जिस्ट कर रही होती है, ये इसका सबसे पहला फीचर है। उसके बाद इसके सेकेंडरी फीचर्स में आ जाते हैं कि अब इस एनार्किक सिस्टम में पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई हुई है, ठीक है। हमने देखा था, पढ़ा था कि पावर जो है यानी स्टेट्स में पावर रियलिज्म का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, लेकिन स्टेट्स में पावर इक्वल नहीं होती। कि जितने भी हमारे पार्ट्स थे इस सिस्टम के, ऐसा नहीं है कि सब पार्ट्स के पास इक्वल पावर है। तो पावर जो है वो वेरी करती है,
किसी पार्ट के पास ज़्यादा पावर है, किसी पार्ट के पास कम पावर है, और वही पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो है उससे फिर हम कुछ स्टेट्स जो होती हैं वो ग्रेट पावर्स होती हैं, और उसके बाद यही ग्रेट पावर्स या यही पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो है जो दुनिया में है ये डिटरमिन करती है कि इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो मल्टीपोलर है, वो बाईपोलर है, वो यूनिपोलर है, या वो क्या है। तो हर चीज़ जो डिटरमिन हो रही है इंटरनेशनल सिस्टम में वो यहाँ से सिस्टम लेवल पे हो रही है, ठीक है। सिस्टम लेवल पे सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है एनार्की, जो कभी भी चेंज नहीं हो सकती, ठीक। उसके बाद उसके सेकेंडरी फीचर्स हैं कि उस एनार्किक वर्ल्ड में पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई है। कुछ ग्रेट पावर्स हैं, कुछ ग्रेट पावर्स नहीं हैं, कुछ स्टेट्स के पास ज़्यादा पावर है, कुछ स्टेट्स के पास कम पावर है, और यही जो इनकी राइवलरी आपस में, यही जो पावर पॉलिटिक्स चल रही है, यही कॉज होता है वॉर का, ठीक है। वॉर को अगर आपने ट्रेस करना है कि वॉर क्यों हो रही है तो वो आपने यहाँ पे ट्रेस नहीं करना, ठीक है। इंडिविजुअल लेवल पे नहीं करना, ह्यूमन नेचर पे नहीं करना। यानी वर्ल्ड वॉर 1 जो है या वर्ल्ड वॉर 2 या हमारी 1965 की वॉर या 71 की वॉर या कोई भी वॉर, वो इसलिए नहीं हुई थी कि पाकिस्तान का लीडर कोई और था और इंडिया का कोई और लीडर था, और अगर वो लीडरशिप चेंज हो जाती तो वॉर ना होती। या वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो आप सारे लीडर्स को रिप्लेस कर दें, या वर्ल्ड वॉर 2 में आप जर्मनी में लीडरशिप रिप्लेस कर दें, इंग्लैंड में कर दें, लीडर्स आप चेंज कर दें तो वॉर शायद जो है वो रुक जाए। तो रियलिज्म, नियो रियलिज्म का जो सबसे बड़ी एजम्पशन है, सबसे बड़ा क्लेम है, वो ये है कि इन मुल्कों में इंडिविजुअल लेवल पे या स्टेट लेवल पे कुछ भी हो रहा होता, लीडर्स कोई भी होते, पॉलिसीज कोई भी होती, डेमोक्रेसी होती, अथॉरिटेरियनिज्म होता, कुछ भी होता, इंडिविजुअल और डोमेस्टिक लेवल, नेशनल लेवल जो है वो हमारा कंसर्न नहीं है। असल में जो फ्लो हो रहा है, जो चीज़ें डिटरमिन हो रही हैं वो यहाँ से हो रही हैं, यानी उसकी प्रॉपर डायरेक्शन जो है वो ये है। सिस्टम, स्ट्रक्चर, इसीलिए हम इसे स्ट्रक्चरल रियलिज्म कहते हैं, ठीक है, कि ये सिस्टम पे, स्ट्रक्चर पे एम्फेसाइज करता है। यानी नियो रियलिज्म या साइंटिफिक नियो रियलिज्म हम इसे इसलिए कहते हैं कि रियलिज्म के बाद ये उसका नेक्स्ट वर्जन है। कोई भी जब नेक्स्ट वर्जन आता है तो हम उसके साथ प्रीफिक्स लगा देते हैं नियो का, यानी ये उससे नेक्स्ट है, नियो, ठीक। साइंटिफिक हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस वजह से ये नया वर्जन आया था वो वजह जो थी वो बिहेवियरलिज्म थी, ठीक है, वो इसकी एफर्ट थी कि इसने साइंटिफिक होना है। और स्ट्रक्चरल हम इसे किस लिए कहते हैं क्योंकि ये बेसिकली जो एम्फसाइज करता है वो स्ट्रक्चर पे करता है, कहता है कि दुनिया में वॉर और पीस का जो रीज़न है वो स्ट्रक्चर होता है, वो इंटरनेशनल सिस्टम होता है। तो इंटरनेशनल सिस्टम एनार्किक है, वो कभी चेंज नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि वॉर्स की जो लाइकलीहुड है वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, ठीक। दुनिया में हमेशा वॉर्स जो होती हैं वो रह सकती हैं। यानी ऐसा नहीं है कि आपने ह्यूमन नेचर चेंज कर दी, आपने लोगों को अच्छे स्कूलों में दाखिल कराया, उनकी तरबियत की, ग्रूमिंग की, और उसके बाद अब सारे लोग जो स्टेट के हैं वो सब अच्छे हो गए, सब स्टेट्स में लोग अच्छे हो गए, वो सब अब पीस लविंग हो गए और अब कभी जंग नहीं होगी। जंग का काज जो है वो स्ट्रक्चरल काज है। स्ट्रक्चरल काज मतलब ये है, अगर मैं ये कहूँ कि इस बिल्डिंग में एक स्ट्रक्चरल डेफिसिट है, कि इस बिल्डिंग का एक पिलर जो है या दो पिलर जो है वो मजबूत नहीं है,
ठीक, या उसमें उस तरह से जो है वो इंजीनियरिंग की टर्मिनोलॉजी में उसकी वो स्ट्रेंथ नहीं है, या उस तरह से उसको रीइंफोर्स नहीं किया गया, तो जो कुछ मर्जी कर लूँ वो स्ट्रक्चरल कॉज इस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में मौजूद है। ठीक है, तो इंटरनेशनल सिस्टम में ये स्ट्रक्चरल जो है ये डेफिशिएंसी है कि इंटरनेशनल सिस्टम एनार्किक है और वो हमेशा एनार्किक रहेगा। और जब हमेशा ऐसा रहेगा रियलिस्ट के नज़दीक, तो हमेशा इस चीज़ की पॉसिबिलिटी रहेगी कि वॉर्स जो है वो कभी भी हो सकती है। ठीक है, जब भी यहाँ पे छोटी मोटी पावर से कुछ नहीं होता, यानी हम वैसे ही अक्सर जो है ना वो हमारी ब्रेन वॉशिंग हुई हुई है कि पता नहीं हम बहुत इम्पोर्टेंट हैं और हमारे पास पता नहीं क्या चीज़ें, और सारी दुनिया जो है वो हमारे इर्द गिर्द घूम रही है, हमारे पास पता नहीं कौन से रिसोर्सेज हैं। एक से पूछो वो कहता है 200 साल बाद यहाँ से तेल दरियाफ्त होना है, दूसरे ने कहना है नहीं यहाँ पे सोने के ज़खायर हैं, तीसरे ने कहना है नहीं जियोपॉलिटिकल ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, और दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो बस सारी दुनिया हमें जो है वो कंकर करना चाहती है। दुनिया से जाके पूछो तो वो आपको जो है वो मैप पे खोल के समझाना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि भाई हम किधर एग्जिस्ट करते हैं। तो मैटर कौन करता है इंटरनेशनल रिलेशंस में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में या रियलिज्म में? ग्रेट पावर्स मैटर करती हैं, जिनके पास ये कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, कि वो सिस्टम चेंज ही, यानी अगर इंटरनेशनल सिस्टम, मैंने आपको बताया ये एनार्की कभी चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, चेंज क्या होगा? ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो सकती है कि कभी एक के पास ज़्यादा पावर आ जाएगी, कभी दूसरे के पास ज़्यादा पावर आ जाएगी, कभी एक ग्रेट पावर बन जाएगा, कभी दूसरा ग्रेट पावर बन जाएगा। और इसका जो चीफ मीन है कि ये कैसे होता है, ये चेंज कैसे आती है, ठीक है, वो सिर्फ एक वजह से आती है, जिस वक्त इन ग्रेट पावर्स में जंग होती है। ठीक है, जिस वक्त ग्रेट पावर्स में वॉर होगी उस वक्त सिस्टम जो है वो चेंज होगा। और चेंज उसमें क्या होगा? एनार्की चेंज नहीं होगी, बस उसकी ये जो फीचर है कि वो मल्टीपोलर से वो बाईपोलर हो जाएगा, बाईपोलर से वो यूनिपोलर हो जाएगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले हमारे पास एक मल्टीपोलर वर्ल्ड थी। मल्टीपोलर मतलब कि ग्रेट पावर्स जो थी वो 5-6 थी, कन्वेंशनली 5 थी। ठीक, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, हमारे पास 2 ग्रेट पावर्स बच गई। ठीक है, हम मल्टीपोलर से बाईपोलर में इंटर हो गए, और बाईपोलर से फिर जिस वक्त सोवियत यूनियन डिज़ोल्व हुआ, ठीक है, उसका कोलैप्स हुआ, हम जो है यूनिपोलर वर्ल्ड में दाखिल हो गए। तो सिस्टम के कुछ फीचर्स जो हैं वो कांस्टेंट हैं, ठीक, वो चेंज नहीं हो सकते, और सिस्टम के कुछ फीचर्स जो हैं वो चेंज होते हैं, लेकिन चेंज वो सिर्फ उस वक्त होते हैं जिस वक्त ग्रेट पावर्स का आपस में रिलेशनशिप ख़राब होता है और कोई वॉर्स होती हैं। ठीक है, तो हमारे जैसे जो हैं वो थर्ड ग्रेड पावर्स जो हैं वो सिस्टम को कुछ नहीं कर सकते। इंटरनेशनल सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, उसके कुछ इनहेरेंट वीकनेसेस हैं, और जो न्यू रियलिज्म है उसकी थ्योरी ये है कि हमने हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन यहाँ से ढूंढनी है, स्ट्रक्चर से ढूंढनी है, सिस्टम से ढूंढनी है, ये हमें गाइड करेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस जो है ये आप इसे ह्यूमन नेचर करके समझें, इंटरनेशनल सिस्टम करके समझें, या लेवल ऑफ एनालिसिस पे समझ लें कि एक जो है वो किस लेवल से एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करता है और दूसरी थ्योरी जो है वो कहाँ से एक्सप्लेनेशन देती है। अच्छी कौन सी है? दोनों ही रियलिज्म है। क्लासिकल अच्छी है या न्यू अच्छी है? क्लासिक में फिर आप कैसे वॉर्स को एक्सप्लेन करोगे, या पीस को कैसे आप जो है वो जस्टिफाई करोगे? अभी हम देखेंगे कि ये पीस को बताएंगे कि पीस यानी आपको पता है जो कोल्ड वॉर का इरा है वो एक लॉन्ग पीस उसको कहते हैं। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमारा जो कोल्ड वॉर का इरा आया है वो 40-50 साल तक
दुनिया ने एक लॉन्ग पीस देखा है। आप कह सकते हो बीच में छोटी मोटी जंगें हुई हैं, प्रॉक्सी वार्स हुई हैं, लेकिन सिस्टम जो है वो ओवरऑल पीसफुल रहा है। छोटी चीज़ों को हम कंसीडर भी नहीं करते इतना। हमारा ग्रेट पावर से, यानी ग्रेट पावर रिलेशंस अगर ठीक हैं, सिस्टम ठीक है, ठीक है, ऑर्डर कायम है। निचले लेवल पे जो है वो टम्बकटू और नेपाल जो मर्जी करते रहें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो जो कोल्ड वार का पूरा इरा है उसमें ग्रेट पावर रिलेशंस जो है वो स्टेबल रही, ठीक, उसमें कोई जंग नहीं हुई। और ये जो लॉन्ग पीस है, ठीक, अब ये आपको बताते हैं, रियलिस्ट बताते हैं कि वो लॉन्ग पीस इतना अरसे तक क्यों महफूज रहा है। क्या उस अरसे में सारे लीडर्स जो है वो समझदार हो गए थे? उस अरसे में हमने बच्चों को पीस पढ़ा दिया था, या लीडर्स को हमने जो है वो आके पीस एजुकेशन दी थी? तो ऐसा क्या मैजिक हुआ था उस अरसे में कि इतने अरसे तक जो है वो पीस बरकरार रहा? सीखा था, ठीक। तो ये आपकी जो है वो क्लासिकल एक्सप्लेनेशन है कि सीखा था। सीखा था यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे एग्जिस्ट करता है, जो कि न्यू रियलिस्ट नहीं मानते कि आपने कुछ सीखा है, ठीक है। जो नियो रियलिस्ट हैं, यानी ये जिस वक्त आपको जस्टिफाई कर रहे हैं, तो ये बता रहे हैं कि जो पीस और स्टेबिलिटी आपने कोल्ड वॉर में एंजॉय की थी वो इंटरनेशनल सिस्टम की वजह से थी। और इंटरनेशनल सिस्टम के किस फीचर की वजह से थी वो हम आगे जाके देखेंगे। वो बाईपोलर सिस्टम की वजह से थी, ठीक। तो इतनी स्टेबिलिटी हमने देखी है। स्ट्रक्चर में ह्यूमन नेचर किस तरह आता है? यानी ह्यूमंस ने हिस्ट्री में कुछ किया है, लड़ाई की है, जिसकी वजह से वो स्ट्रक्चर वजूद में आया है। नहीं 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 नहीं, जिस चीज़ पे आप कंफ्यूज हो रहे हैं, यानी कि अब ये जो स्ट्रक्चर बाइपोलर वर्ड वजूद में आई है, ये किसी ने इंटेंशनली नहीं बनाई, ठीक है। ह्यूमंस ने आपस में आपके मुताबिक ह्यूमन नेचर की वजह से लड़ाई की, ठीक है। उस लड़ाई के नतीजे में कुछ ह्यूमंस जो है वो तबाह हुए, ठीक है, कुछ बाकी बच गए। जो बाकी बच गए उसके बाद हमने देखा वो ह्यूमंस जो है वो दो ग्रेट पावर्स के तौर पे सामने आए, एक यूएसए में, एक जो है यूएसएसआर में, जिससे ये सिस्टम इमर्ज हुआ। तो जो यानी हम इस चीज़ को कभी डिनाई नहीं कर सकते कि इंटरनेशनल रिलेशंस में जो बेसिक यानी फंडामेंटल लेवल पे जो एक्टिविटी हो रही है वो ह्यूमंस ही परफॉर्म कर। स्टेट या स्ट्रक्चर बजाते खुद कोई ह्यूमंस के अलावा उनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। यानी स्टेट्स जो है हमने पहले डिस्कस किया था, वो कोई उस तरह से ऑर्गेनिक चीज़ नहीं है, वो ह्यूमन के ग्रुप्स का ही नाम है। ह्यूमन जब कंबाइन होते हैं, ग्रुप बनाते हैं, तो वो स्टेट बन जाती है। तो सोशल साइंसेज में, पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशंस में हर एक्टिविटी के नीचे जो फंडामेंटल एजेंट है वो ह्यूमन ही है, ठीक है। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर वजूद में आ रहा है, ठीक है, ये इस एक्सप्लेनेशन से वजूद में नहीं आ रहा कि ह्यूमन नेचर ऐसी थी और उसने जो है इंटेंशनली कोई चीज़ वजूद में लाई है, ठीक। ये बस ग्रेट पावर्स की आपस में वॉर हुई है जिसके नतीजे में ये स्ट्रक्चर चेंज हो गए। एक्सप्लेन करता है नहीं? फिर पूछो। अमेरिका कैसे यूनिपोलर है? दुनिया सिस्टम यूनिपोलर है। पहले करेक्ट करें ना अपने आप को, कहें कि सिस्टम जो है वो यूनिपोलर है, सिस्टम यूनिपोलर।
किधर ग्रेट पावर ही एक थी। नहीं, ह्यूमन यानी इंसान को जंग का डर है, अपनी मौत का डर है, वो कोई बंदा डिनाई नहीं कर रहा कि यानी उस लेवल पे हम ह्यूमन नेचर नहीं डिस्कस कर रहे कि इंसान को जो है वो डर ही नहीं है। लेकिन उस डर को कौन चीज़ जो है वो ज़्यादा यानी एक बाईपोलर वर्ल्ड में एक ऐसी वर्ल्ड है जहाँ पे दो सुपर पावर्स एग्जिस्ट कर रही हैं। डर एक चीज़ कांस्टेंट है, उसने तो कांस्टेंट रहना है ना, ऊपर से स्ट्रक्चर जो मर्जी हो, आपका और मेरा डर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में 5 ग्रेट पावर्स एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक हो गया। अब इन 5 ग्रेट पावर्स में जिसके नीचे जितने भी लोग हैं उन सब का डर कांस्टेंट है, सब एक दूसरे से डर रहे हैं। ठीक है, एक तरफ ये 2 ग्रेट पावर्स एग्जिस्ट कर रही हैं सिर्फ, ठीक, इसमें भी डर कांस्टेंट है, सब लोग डर रहे हैं। ये वाले जो रिलेशंस हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि रियलिज्म में मल्टीपोलर वर्ल्ड को क्यों डिसलाइक किया जाता है, कि इसमें आप जो है वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल अलायंस नहीं बना सकते। यानी एक बंदा डर रहा है, एक आपका मुल्क है, आपको 5 लोगों से डर, बाकी 4 लोगों से डर लग रहा है, ठीक है, एक आप और बाकी 4 हैं, आपको 4 पे नज़र रखनी पड़ रही है, आपके मिस कैलकुलेशन के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक, आप मिस कैलकुलेट कर दो कि इसकी इंटेंशंस क्या हैं या इसकी इंटेंशंस क्या हैं, कम्प्लेक्सिटी और ज़्यादा बढ़ गई है। एक बाईपोलर वर्ल्ड में 2 एनिमीज हैं, दोनों ने एक दूसरे पे जो है वो नज़र रखी हुई है। ठीक है, एक दूसरे पे नज़र रखना, एक दूसरे को जो है वो एक दूसरे की इंटेंशंस को जो है वो जज करना, वो ज़्यादा ईजी है। और ये न्यू रियलिज्म का एक फंडामेंटल आर्गूमेंट है कि बाईपोलर वर्ल्ड जो है वो ज़्यादा स्टेबल होती है मल्टीपोलर वर्ल्ड की निस्बत। और अगर कोल्ड वॉर में लॉन्ग पीस इस्टेब्लिश रहा है तो वो इसलिए रहा है क्योंकि कोल्ड वॉर में बाईपोलर वर्ल्ड थी। ठीक है, और अगर कोल्ड वॉर से पहले पीस इस्टेब्लिश नहीं रहा या वो चेंज हुआ तो वो उसकी वजह ये थी कि मल्टीपोलर वर्ल्ड में चीज़ों को मैनेज करना, अलाइंसेस को मैनेज करना, डेटरेंस को मैनेज करना, ये सब चीज़ें मुश्किल होती हैं, मिस कैलकुलेशन के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। ठीक, तो अल्टीमेटली दोनों के नीचे डर ही काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे डर जिस वक्त ऑर्गेनाइज होता है वो ज़्यादा सक्सेसफुली जो है वो पीस को मेंटेन करता है। यहाँ पे डर के साथ शक के चांसेस और ज़्यादा हो जाते हैं। यानी सिंपल लॉजिक ये है कि आप पे अगर एक ही एनिमी है, ठीक है, उस पे नज़र रखना और उसकी इंटेंशंस को, मोटिव्स को, उसमें कितनी डेवलपमेंट हो रही है, कौन से मज़ाइल वो बना रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी बना रहा है, क्या कर रहा है, वो ज़्यादा आसान है बजाय इसके कि आपने 4 जो है वो लोगों पे नज़र रखी हुई हो। बना हुआ यानी ये आर्गुमेंट वही है कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो इंसानों की वजह से ही हो रहा है ना। फंडामेंटल यूनिट नीचे दुनिया में इंसान ही है ना। ठीक है, तो इसको हम इस लेवल पे आर्गुमेंट को नहीं ला सकते कि जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी बना है, जो भी इंटरनेशनल सिस्टम बना है, स्ट्रक्चर बना है, वो फंडामेंटली हैं तो इंसान ही, तो उन्हीं ने बनाया होगा, तो किसी ना किसी तरीके से ह्यूमन नेचर के साथ वो रिलेट करते ही होंगे।
देखो ह्यूमन बीइंग तो कांस्टेंट है ना, ठीक है। अगेन वही वॉल्स का लॉजिक है कि एक कांस्टेंट चीज जो है वो किसी वेरिएबल को कैसे एक्सप्लेन कर रही है। मल्टीपोलर वर्ड में भी फियर कांस्टेंट है, बाइपोलर वर्ड में भी फियर कांस्टेंट है, लेकिन बाइपोलर वर्ड में पीस क्यों है? क्योंकि बाइपोलर वर्ड ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब है बाइपोलैरिटी जो कि सिस्टम का एक करेक्टरिस्टिक है, वो आपकी वॉर को, ह्यूमन नेचर को डिटरमिन कर रहा है, कंस्ट्रेंट कर रहा है, ठीक है। आप समझ आए सिस्टम से कैसे चीजें आ रही है। किसमें ये जब मजीद हम आगे डिटेल में जाएंगे इन्हीं सारी बातों पे रियलिस्ट के जो है वो मुख्तलिफ कैंप्स बने हुए, मुख्तलिफ थीरीज बनी हुई, ठीक है। वो मजीद डिटेल में जाएंगे तो हम देखेंगे कि शायद इस कोर्स में नहीं, क्योंकि ये एक ओवरव्यू दे रहा है सारी थीरीज का। अगर सिर्फ रियलिज्म हम पढ़ रहे हों, ठीक है, रियलिस्ट स्कूल को, तो फिर हम मज़ीद ज़्यादा डेप्थ में जाएं और हम देखें कि मुख्तलिफ सिचुएशंस को रियलिस्ट जो है वो कैसे एक्सप्लेन करते हैं या करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यानी एक आर्गूमेंट ये भी है कि जिस वक्त हम बाईपोलर से यूनिपोलर वर्ल्ड पे आए, ये इंटरेस्टिंग चीज़ सुन लो, सबसे बड़ा जो रियलिस्ट का आर्गूमेंट है वो ये है कि एनआरकी कभी ख़त्म नहीं हो सकती, है ना। एनआरकी कभी ख़त्म नहीं हो सकती। एनआरकी का मतलब ये है कि कोई एक लीडर एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक, जो सबको कंपेल करे। लेकिन इंटरेस्टिंगली जिस वक्त हम बाइपोलर से यूनिपोलर वर्ल्ड में जा रहे हैं, तो यूनिपोलैरिटी का मतलब ही यही है कि कोई एक बड़ा लीडर, ग्रेट पावर एग्जिस्ट कर रही है, ठीक। यानी हम इस चीज़ को एक लेवल पे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कोई एक पावर इस एनआरकी को जो है वो कंट्रोल कर सकती है। कई लोग कहते हैं एनआरकी जो है फिर तो खत्म होगी, जब पावर ही एक रह गई है, ग्रेट पावर, वर्ल्ड यूनिपोलर हो गई है, ठीक, तो अब एनआरकी कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है? तो ये जितनी भी सिचुएशंस हैं इनको फिर रियलिस्ट आके एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और हम ये देखेंगे आगे कि इस सिचुएशन को, स्पेशली जो यूनिपोलैरिटी वाली है, उसको कैसे जो है वो हेजेमनी से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे वो। किसकी? रियलिस्ट आके मुख्तलिफ तरीकों से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि एनआरकी अभी भी है, ठीक है। और जितनी अब तो यूनिपोलैरिटी भी खत्म हो रही है ना, अब फिर जो है वो हम एक और सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और आपको पता है सिस्टम हमेशा चेंज होता है जिस वक्त जंग होती है, तो जिस वक्त तक यानी अब नया सिस्टम यानी शायद मोस्ट लाइकली जो है वो किसी कन्फ्रंटेशन की तरफ हम जा रहे हैं। अगर यूनिपोलैरिटी से हमने मल्टी या बाईपोलैरिटी पे जाना है तो फॉर्मली इंटरनेशनल लेवल पे हम उसी वक्त जाएंगे जिस वक्त कोई इवेंट होगा, ठीक है। अभी हम जितनी मर्जी बातें कर लें कि वो स्ट्रांग हो रहा है, वो इमर्ज हो रहा है, वो कुछ हो रहा है, ठीक, लेकिन उसने जिस वक्त इंटरनेशनल सिस्टम में आना है तो शायद वॉर के थ्रू ही आए, ठीक। जैसा हम पैटर्न पीछे देख रहे हैं कि चेंज जो आती है वो हमेशा वॉर से आती है और ग्रेट पावर्स की उससे आती है। जी
पेपर्स बनाते हैं, काफी सारे लोग मिलकर सिस्टम को बनाते हैं, तो बात तो फिर उधर ही आ जाती है कि इंडिविजुअल लेवल पे। तो इसमें सर इतना फर्क है कि वहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल को डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, ये छोटा फर्क नहीं है। इंडिविजुअल्स ही हर चीज बनाते हैं, और कभी भी पार्ट्स और सिस्टम जो होते हैं, यानी कंपोनेंट्स जो होते हैं, वो जब मिल के कोई सिस्टम बनाते हैं तो वो सिस्टम कंपोनेंट से जुदा हो जाता है। यानी अगर आप फंडामेंटल लेवल पे कहें कि ये बेसिकली एक एटम है, ये कंप्यूटर जो बना हुआ है सारे एटम्स ही तो बने हुए ना मिल के, तो ये भी एक एटम ही है। नहीं भाई, वो जिस वक्त वो पार्ट्स आए, कंपोनेंट्स आए, वो एक ख़ास तरतीब में जुड़े मिलें, वो इलादा एक स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, तो ये आर्गूमेंट यहाँ से उठा के आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक, बेसिक जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है वो बस ये एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो भी दुनिया में चीज़ बनी हुई है इन्हीं एलिमेंट्स से बनी हुई है, और हम आप बस इन्हीं एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ देख लें तो हम उस चीज़ को समझ लेंगे। ऐसा नहीं होता। तो ऐसा नेचुरल वर्ल्ड में भी नहीं होता, ऐसा सोशल वर्ल्ड में भी नहीं होता। ठीक, आपके बेशक जो है वो फंडामेंटल यूनिट वो इंडिविजुअल्स हैं, लेकिन इंडिविजुअल जिस वक्त ग्रुप्स बनाते हैं वो चेंज हो जाते हैं। आप एक इंडिविजुअल का बिहेवियर आपने समझना हो वो डिफरेंट चीज़ है, और एक ग्रुप का बिहेवियर आपने समझना हो वो डिफरेंट चीज़ है। एक इंडिविजुअल शायद जो है वो उस तरह बिहेव नहीं करता जिस तरह वो ग्रुप में बिहेव करता है। आप अकेले जा रहे हो, बाहर प्रोटेस्ट हो रहा हो, आप जो है वो साइड से होके गुजर जाओगे। आप ग्रुप में हो, ठीक है, किसी ग्रुप का पार्ट हो, और आपके साथ ग्रुप वाले दो लोग जो है वो चांट कर रहे हों, नारे मार रहे हों, आप भी मोटिवेट होके मारोगे। ग्रुप में आके आपकी चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगी। ठीक है, तो इसीलिए यानी होते वो इंडिविजुअल्स ही हैं, लेकिन जैसे जैसे वो ग्रुप्स में आते जाते हैं, वो ग्रुप जो है वो पॉलिटिकल पार्टी हो, वो ग्रुप जो है वो कोई आपकी अपनी कोई लोकल एथनिक ग्रुप हो, रिलीजियस ग्रुप हो, या वो ग्रुप जो है वो स्टेट हो। ठीक, तो बेसिक कंपोनेंट इंडिविजुअल ही रहेगा, लेकिन ये आर्गुमेंट आप नहीं कर सकते कि हमने इंडिविजुअल को समझ लिया तो अब हम ये ग्रुप भी समझ लेंगे या वो ग्रुप भी समझ लेंगे। हर ग्रुप के या हर सिस्टम के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो उसके कंपोनेंट से डिफरेंट होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टेट्स जिस वक्त इंडिविजुअली बिहेव करती हैं वो डिफरेंट करती हैं, जिस वक्त इंटरनेशनल सिस्टम में होती हैं, एज अ पार्ट ऑफ सिस्टम होती हैं, उनको समझने के लिए हमें सिस्टम को समझना है। अभी यानी मेरे मुताबिक ये हो सकता है कि मैं ये कहूँ कि रियलिस्ट की लेंस से अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि बाईपोलर सिस्टम स्टेबल होता है। हमारे पास एविडेंस है। हाइपोथेटिकल बेशुमार चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, और उसको हाइपोथेटिकली जो है वो आंसर किया जा सकता है, लेकिन जो डाटा हमारे पास है, जो हिस्ट्री हमारे पास है, उसको सामने रख के अगर हम जवाब दें तो वो वाला जवाब मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, तो बेसिक जो थे हमने डिस्कस किया एनार्की। ठीक है, जो सबसे बड़ा फीचर है इंटरनेशनल सिस्टम का, और जो डिटर्मिनिंग फीचर है। ठीक है, उसके बाद हमने कहा पावर, एनार्की के बावजूद पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, और उसके बाद हमने कहा कि वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे जो है वो डिफरेंट सिस्टम्स में मैनिफेस्ट होती है। वो मल्टीपोलर होते हैं, वो बाईपोलर होते हैं, और हमने ये भी देखा कि ये यहाँ से शिफ्ट कैसे होते हैं। ठीक, चेंज लाने के लिए हमेशा ग्रेट पावर्स की कोई ना कोई वॉर जो होती है वो ज़रूरी होती है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर होता है, ठीक है, उसको वो ग्रेट पावर्स प्रोटेक्ट कर रही होती है। ठीक, एग्जिस्टिंग ऑर्डर जो चल रहा है दुनिया में, ठीक, इस तरह बाईपोलर वर्ल्ड को ये दो पावर्स प्रोटेक्ट कर रही थी। ठीक है,
इनकी कभी भी ये मर्जी नहीं थी कि कोई तीसरी पावर इमर्ज हो, ठीक है, वो तो बाई चांस एक जो है वो डिजॉल्व हो गई। तो इसी तरह ऑर्डर जो है इंटरनेशनल ऑर्डर वो ग्रेट पावर्स के साथ लिंक करता है, ठीक है, और ग्रेट पावर्स के साथ ही शिफ्ट होता है। और रियलिस्ट जो हैं ये स्टेबिलिटी को, बाइपोलैरिटी को जो है वो प्रेफर करते हैं। अगर आपको एक स्टेबल दुनिया चाहिए, एक पीसफुल दुनिया चाहिए, तो बाइपोलर इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो एक बेहतर चॉइस है। इसका अंदाज़ा कोल्ड वॉर से भी होता है और इसका अंदाज़ा आपकी लॉजिक से भी होता है, सिंपल, ठीक, कि 2 लोगों की कन्फ्लिक्ट मैनेज करना और 5 की कन्फ्लिक्ट मैनेज करना, दोनों में क्या फ़र्क है? यूनिपोलर आपके नज़दीक बेस्ट हो सकता है, ठीक। यूनिपोलर में आपके पास मैनूवर करने की वो सलाहियत नहीं रहती। यहाँ पे आपको फर्ज किया ये 2 ग्रेट पावर्स थी ना, हम यहाँ पे नीचे कहीं एग्जिस्ट कर रहे थे, ठीक। हमें अगर एक पावर की कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी या उसने हमें कंपेल किया, हम दूसरी के कैंप में चले गए, ठीक। हमारे पास ये है ना, बाकी स्टेट्स के पास ये चांस। यूनिपोलैरिटी में आपके पास क्या चांस होगा, किधर जाओगे? तो ये डिपेंड करता है कि कौन कह रहा है कि यूनिपोलर अच्छी वर्ड है। अगर आप उस ग्रेट पावर से पूछो जो यूनिपोलैरिटी को एंजॉय कर रही है, तो वो कहेगी कि हाँ बड़ी अच्छी बात है, यूनिपोलर वर्ड ही होना चाहिए, ठीक। या अगर आप उन स्टेट से पूछो जो उस यूनिपोलर ग्रेट पावर के साथ अलाइंड है या उसकी आइडियोलॉजी उनको अच्छी लग रही है, वो कहेगी अच्छी बात है, ठीक। यानी पूरा वेस्ट जो है उसको कोई एतराज़ नहीं है अमेरिका की ग्रेट पावर होने पे, वो खुश हैं, उनकी आपस में कोई कन्फ्रंटेशन उस तरह से नहीं है, पूरा वेस्टर्न कैंप जो है, ठीक। तो उनसे पूछेंगे तो वो भी कहेंगे कि ठीक है, यूनिपोलर वर्ड जो है वो अच्छी है। लेकिन यही चीज़ अगर आप जो है वो रशिया से पूछें, चाइना से पूछें या किसी और मुल्क से पूछें जिनके इंटरेस्ट या जिनकी आइडियोलॉजी उनके साथ नहीं मिलती, कल को जो है वो कोई फ़र्ज़ करें टर्की जो है वो ग्रेट पावर बन जाता है यूनिपोलर उसमें वर्ल्ड में, हम सारे खुश हो जाएंगे, ठीक है अच्छी बात है, बाकी नहीं खुश होंगे, ठीक है। मल्टीपोलर में ऑप्शन ज़्यादा होते हैं, लेकिन मल्टीपोलर में वो फिर रिस्क भी ज़्यादा होता है कि इसमें आपको, यानी अगर आप कोल्ड वार को देखें तो आपको नज़र आएगा कि एक तरफ यूएसएसआर अपना वेपन्स बना रहा है, एक तरफ यूएसए अपना वेपन बना रहा है, ठीक है। यूएसएसआर एक मिसाइल बनाता है जो उसको पता है यूएसए को कि इसने मुझे स्ट्राइक करना है, ठीक है, इसकी इतनी रेंज है, वो उसके काउंटर में कोई मिसाइल या मिसाइल शील्ड बनाता है, ठीक है। दोनों एक दूसरे को जो है वो मेजर कर रहे हैं, एक दूसरे को वो करने की पैरिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे पे उनकी नज़र है। और यही चीज़ अगर 5 ग्रेट पावर्स कर रही हूँ, ठीक है, तो वो आपके लिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यानी यहाँ पे यूएसए को पता है कि मैंने अगर इस पर अटैक किया ये भी मेरे पे अटैक करेगा या इसके पास इतनी कैपेबिलिटी है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो शायद आप कहो कि मैं इसके साथ अलाइंस बना लूँ, ये इस पे अटैक कर दे, मैं उसके साथ अलाइंस बना लूँ, और आपको क्लियर कट ये भी नहीं पता होगा कि अगले के पास कितनी पावर है, क्या वो इंडिविजुअल ग्रेट पावर जो है वो मेरे साथ लड़ेगी, वो किसी के साथ अलाइंस बना के लड़ेगी, ठीक है। तो वो कैलकुलेशंस करना, वो चीज़ें ड्रा करना मुश्किल काम हो जाता है फिर, स्पेशली आज के दौर में जब टेक्नोलॉजिकली वेपन वाइज मुल्क इतने एडवांस हैं, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं। तो बाइपोलर वर्ल्ड में ये चीज़ें मैनेज करना इजी काम था, डेटरेंस मैनेज करना जो कि बहुत बड़ा कंसेप्ट है, ठीक है, जो आपको जो है वो जंग से रोकता है, ठीक, वो मैनेज करना इजी काम था। आपको क्लियर कट पता था कि अगले की कैपेबिलिटी क्या है,
अगला क्या कर सकता है। जितने ज़्यादा आपके पास वो पावर्स होंगी उतनी आपको जो है वो श्योरिटी नहीं होगी कि किसके पास क्या चीज़ है, कौन कहाँ पे जो है वो एग्जिस्ट करता है और किसके किसके साथ कैसे रिलेशंस हैं और किसके किसके साथ अलायंसेस हैं। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड में जिस वक्त हम एग्जिस्ट करते थे उस वक्त हम टेक्नोलॉजिकली इतने एडवांस नहीं थे। आज हम बहुत ज़्यादा एडवांस हैं। तो आगे अब इस यूनिपोलर, अभी हम यहाँ पे खड़े हैं ना, अभी हम करंटली इस इरा में जी रहे हैं, यूनिपोलर वर्ल्ड के इरा में, और उस इरा में कि शायद इस यूनिपोलर वर्ल्ड के ये आखिरी साल है। हमें लग रहा है, हमें नज़र आ रहा है कि हम कहीं ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। अब वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एक बाईपोलर वर्ल्ड में होती है, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में होती है। यानी अगर सिर्फ चाइना इमर्ज होता है, ठीक है, तो हम बाईपोलर वर्ल्ड में होंगे। अगर चाइना के साथ रशिया भी इमर्ज होता है, ठीक है, तो हम मल्टीपोलर वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगेन अगर चाइना और रशिया एक कैंप में आ जाएं, ठीक है, यानी आइडियोलॉजिकली वो एक ही हों, अगर जैसे कोल्ड वार में वो कमोबेश शुरू के अरसे में एक ही कैंप को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो दो पावर्स, लेकिन एक कैंप को रिप्रेजेंट, ब्लॉक जिनको हम कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी होता है कि ग्रेट पावर्स जो होती हैं वो ब्लॉक बना लेती हैं, और वो ब्लॉक भी अगर जो है वो ये बाईपोलर ब्लॉक बन जाए, ठीक है, तो तब भी मल्टीपोलैरिटी से बेहतर होगा। लेकिन ये सारे थ्योरेटिकल आर्गूमेंट्स हैं, हमें नहीं पता हम यहाँ से किधर जाएंगे, ठीक है। बड़े क्रूशियल स्टेज पे हम खड़े हुए हैं, ठीक। वो जो हमने पीस का पीरियड था वो एंजॉय कर लिए, ठीक। तो अब जो है वो आगे क्या होना है, किसने इमर्ज होना है। एक तरफ चाइना इमर्ज हो रहा है, एक तरफ रशिया दोबारा से अपने आप को रीअसर्ट कर रहा है, एक तरफ पूरा यूरोपीय यूनियन जो है वो इलादा से एक कैंप बन के सामने आ रहा है, ठीक है। और इधर से हमारी भी कुछ आरजुएं, कुछ उमंगें हैं कि हम भी कहीं ना कहीं जो है वो शामिल हों। हम भी बड़े हुए हैं पता नहीं कौन सी जंगों की कहानियाँ सुन सुन के, पता नहीं कौन सी होनी है, ठीक। तो इन सब के बीच में हमारी जो है वो खुशफहमियाँ भी एग्जिस्ट करती हैं कहीं पे। जी, क्लासिकल में हम कहते हैं कि मैं और आप जो है वो वॉर रोक सकते हैं, चेंज हो सकते हैं और उससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। सिस्टम में हम कहते हैं कि मैं और आप जो है वो हम बस कठपुतलियाँ हैं, हमारी डोरें जो हैं वो किसी और जगह हैं, वहाँ से हमें खींचा जा रहा है, हम वो बिहेव करते हैं, ठीक है। यानी आप खुद ही देखें कि जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है वो किस तरह आपको कंस्ट्रेंट कर सकता है। इमेजिन करें कि यूनिपोलर वर्ल्ड में आपकी स्टेट कोई एक्शन लेना चाह रही है और आपको पता है कि जो ग्रेट पावर है वो इसको अप्रूव नहीं करेगी, ठीक है। आप लड़ाई करना चाहते हो अपने नेबर्स के साथ, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि आपके नेबर्स के उस ग्रेट पावर से बड़े अच्छे रिलेशन हैं। यही चीज़ अगर बाईपोलर या मल्टीपोलर वर्ल्ड में हो तो अब आपको पता है कि मैं दूसरी स्टेट के साथ जो है दूसरी स्टेट के कैंप में जा सकता हूँ, ठीक है। यानी आपको किस तरह वो इनेबल कर देता है, ठीक। चेंज क्या हुआ है, सिस्टम चेंज हुआ है, ठीक। और सिस्टम के चेंज होने से आपके लिए कॉन्स्ट्रेंट्स और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो जाती हैं, या कॉन्स्ट्रेंट्स आ जाते हैं या अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं, ठीक। तो क्लासिकल और न्यू रियलिज्म में सबसे बड़ा फर्क ह्यूमन नेचर वर्सेस सिस्टम। ह्यूमन नेचर और सिस्टम का तो हमने काफ़ी डिस्कशन कर ले कि जो क्लासिकल रियलिज्म है वहाँ पे हर चीज़ जो है कॉज जो है वो फर्स्ट लेवल पे ह्यूमन नेचर पे एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। यहाँ पे जो कॉज है वो थर्ड लेवल पे है, थर्ड इमेज पे है, इंटरनेशनल सिस्टम पे, ठीक है। इसी की एक जो है वो रिलेटेड वो है कि क्लासिकल में हमने देखा था कि लीडरशिप और स्टेट क्राफ्ट मैटर करती थी, ठीक।
लीडरशिप के बारे में डिस्कशन होती है क्लासिकल रियलिज्म में कि लीडर जो होता है, ये जब हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा था उसका, मॉर्गेंथो का क्लासिकल रियलिज्म का स्टेट क्राफ्ट हमने पढ़ी थी। स्टेट क्राफ्ट का मतलब यही है कि स्टेट को कैसे चलाया जाए, फॉरेन पॉलिसी कैसे बनाई जाए, लीडर को कैसे एक्ट करना चाहिए, लीडरशिप क्या होती है, क्राइसिस में कैसे प्रूडेंस से ये चीज़ें जो है आपने रिजॉल्व करनी है। ठीक है, लीडरशिप जो है यानी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी लीडर पे, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ लीडर के पास कोई यानी पावर भी थी कि उसके कुछ करने या ना करने से जो आपके आउटकम में वो चेंज हो सकते थे। लीडर ने क्राइसिस में प्रूडेंस से अपनी फॉरेन पॉलिसी चलाई है, शायद वॉर ना हो। ठीक है, यानी लीडरशिप पे, स्टेट क्राफ्ट पे क्लासिकल रियलिज्म में फोकस किया जाता है, मशवरे दिए जाते हैं, गाइडेंस दी जाती हैं। यहाँ पे क्या है, लीडर जो मर्जी कर ले। ठीक, लीडरशिप मैटर नहीं करती, जो हमने सारी डिस्कशन की है। ठीक, लीडर मतलब इंडिविजुअल्स में और आप सिस्टम के आगे वर्थलेस हैं। ठीक है, एथिक्स और मोरालिटी। क्लासिकल रियलिज्म में हम डिस्कशन करते होते थे एथिक्स की। बेशक हम ये कहते थे कि एथिक्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, पर्सनल एथिक्स डिफरेंट होते हैं, स्टेट एथिक्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक? लेकिन हम कंसीडर करते थे एथिक्स को, उसको डिस्कशन में लाते थे। ठीक है, यहाँ पे वॉट्स जो है वो इसको स्ट्रेट अवे इग्नोर कर देता है, एथिक्स और मोरालिटी को। और रीज़न ऑब्वियस है, अभी तक आपको जो है वो समझ आ जाना चाहिए कि इनकी कोई प्लेस ही नहीं है न्यू रियलिज्म में। जब हर चीज़ यहाँ से डिटरमिन हो रही है सिस्टम से, तो आपने जो है वो एथिक्स और मोरालिटी और ये सारी चीज़ों का क्या करना है। तो अगर आप ये देखें, आपके सामने जो पिक्चर आ रही है, बहुत डिटर्मिनिस्टिक पिक्चर है। यानी डिटर्मिनिस्टिक का मतलब ये है कि हर चीज़ जो है वो सिस्टम डिटरमिन कर रहा है। हर चीज़ से मतलब हर मेजर बड़ी चीज़, आप घर में खाना क्या खा रहे हो वो सिस्टम नहीं डिटरमिन कर रहा। ठीक है, आप क्लास में बैठ के क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हो, कैसा बिहेव कर रहे हो, वो सिस्टम डिटरमिन नहीं कर रहा, कर सकता है। ठीक है, अगर कोई यूनिपोलर वर्ल्ड में हमारी ग्रेट पावर जो है वो स्ट्रिक्टली एथिक्स इन्फोर्स कराए, ठीक है, अपनी आइडियोलॉजी जो है वो स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करवाए, हाँ तो वो कर सकता है। लेकिन हम जो है वो इतनी छोटी छोटी चीज़ों को कंसिडर नहीं कर रहे। ठीक, जिस चीज़ की हम डिस्कशन कर रहे हैं, वॉर की, पीस की, वो हम कह रहे हैं जो नियो रियलिज्म है उसमें जो पिक्चर हमारे सामने आती है वो बहुत डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी है कि आपके पास कोई एजेंसी नहीं है। ठीक, ये वर्ड भी बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट है। एजेंसी, एजेंसी का मतलब है कि आपके पास इख्तियार कितना है। ठीक है, यानी जो पिक्चर आपके सामने आई है वो ये आई है कि आप और मैं और लीडर जो कुछ मर्जी कर लें, असल चीज जो है वो यहाँ पे है।
असल चीज़ स्ट्रक्चर है, और ये बहुत बड़ी डिबेट है। ये सिर्फ उसका एक एस्पेक्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे सोशल साइंसेज में कि स्ट्रक्चर वर्सेस एजेंसी। ये आपको और जगहों पे भी नज़र आएगी, ठीक है। इकोनॉमिक्स में आपको नज़र आएगी, ठीक है। जैसे मार्क्सिस्ट कहेंगे जो इंटरनेशनल इकोनॉमी है या जो कैपिटलिज्म है वो स्ट्रक्चर, वो कैसे हर चीज़ डिटरमिन करता है, आपके और मेरे पास कुछ नहीं होता। इसी तरह इंटरनेशनल रिलेशंस में हम कहते हैं कि कैसे इंटरनेशनल सिस्टम जो स्ट्रक्चर है वो हर चीज़ डिटरमिन कर रहा है, आपके पास कुछ नहीं है। या आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप कहते हैं कि जो कुछ किस्मत में लिखा हुआ है वो हो रहा है, मैं और आप क्या कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर जो होता है वो कॉन्टेक्स्ट के साथ पता चलता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में किस स्ट्रक्चर की बात हो रही है। तो यहाँ पे IR में आपका जो स्ट्रक्चर है, जो इंटरनेशनल सिस्टम है, ये बहुत डिटर्मिनिस्टिक है। ये कोई रूम ही नहीं छोड़ता आपके लिए और मेरे लिए, ठीक। ये हमारे अफेयर्स को, यानी स्टेट अफेयर्स को, स्टेट रिलेशंस को, वॉर पीस को ये डिटरमिन करता है। तो ये आपका नियो रियलिज्म